हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 से संबंधित विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको हम लगा रहे हैं। और ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन, जैसा कि पीछे के स्लाइड में लिखा हुआ है, मिक्स्ड क्वेश्चन तीनों से आने वाले प्रश्नों को लगा रहे हैं। और आप यदि पीछे वाले हमारे वीडियो को देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी तरह के प्रश्न को हम लगाए थे और इस वीडियो में भी हम उसी तरह से लगाते चलेंगे। और हम हर सेट में मतलब कि जितने भी सेट, अभी तक हम सेट 8 लगा रहे, इससे पहले हम 7 सेट तक लगा चुके हैं। और हर सेट में टॉप 20 क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पहले पूछा जा चुका है उसको लगा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के आज के इस सेट को स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के सत मतलब कि रस, सत का अर्थ क्या होता है, रस में अजाडिरिक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटी फैडिनेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में पूछ कह रहा है कि यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय नष्ट होता है। या ऑप्शन डी में दे रहा है इसके उत्पाद की दर लागत अधिक नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। मतलब कि नीम क्या होता है, नीम एक पत्ता है जिसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। औषधि क्या होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि औषधि वो होता है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है और हम बीमारी के इलाज के लिए औषधि का उपयोग करते हैं। इसमें यही कह रहा है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक कृमिनाशक। अब कृमि क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कृमिनाशक के रूप में करते हैं। कृमिनाशक मतलब कि कृमि का अर्थ होता है हमारे पेट में जो कीड़ा पाया जाता है उसको कृमि बोलते हैं। और नाशक मतलब मारने वाला, मतलब कि हमारे जो यकृत बोलते हैं, हमारे जो आमाशय में जो कीड़ा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कृमि नाशक। उसको मारने वाले बीमारी को क्या बोलते हैं, पेट में कीड़ा को कृमि बोलते हैं और उसको मारने वाले को नाशक। कृमि नाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम का जो सतत रस होता है, जो नीम का रस होता है उसमें ये जो आजीडी रिक्टिन नाम का तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। जो नीम का पत्ता होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आजादी रिक्टाइन पाया जाता है। और ये जो नीम है वो नीम का पत्ता मेलियासी परिवार का सदस्य है। मेलियासी किस परिवार का सदस्य है, मेलियासी परिवार का सदस्य है जो एंटीबायोटिक बनाने के में उपयोग आता है, मतलब कि हमारे बीमारी के इलाज के लिए उपयोग आता है। इसके अलावा भी मतलब कि ये तो हो गया कृमिनाशक के रूप में, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी में हम नीम के पत्ता का नीम का यूज करते हैं। जैसे कि नीम के दातून का उपयोग करने से हमारा दांत जो है, दांत का इनामेल वो स्वस्थ रहता है। इसके अलावा नीम का सेवन करने से हमारा जो शरीर का ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया रहता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उस वक्त भी हम नीम का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसमें ये मेलियासी नामक परिवार का सदस्य है और इसके सदस्य होने के कारण क्या होता है, ये सदस्य होने से इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, मतलब कि बीमारी से लड़ने की क्षमता इसमें पाया जाता है। सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथलीन का रंग होता है। सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, रंगहीन होता है, नारंगी होता है या लाल होता है। तो सबसे पहले फेनोल्फथलीन क्या होता है, फेनोल्फथलीन का उपयोग हम सूचक के रूप में करते हैं। सूचक, अब ये सूचक क्या होता है, हम तो अब सूचक के बारे में जानते हैं कि सूचक क्या है। तो सूचक फेनोल्फथलीन का उपयोग किसमें किया जाता है, सूचक को हम सूचक का अर्थ होता है कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, इस चीज को जानकारी के लिए हम सूचक का उपयोग करते हैं, कंडक्टर का उपयोग करते हैं। मतलब कि यदि हम अम्ल में डालेंगे तो ये अपना रंग बदल के, सूचक क्या करता है, या तो अपना रंग बदल के या अपना पीएच मान बता के क्या करता है, पीएच मान बता के या
रंग में परिवर्तित करके ये हमको बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे रंग बदल के ही, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रंग बदल के ही, तो फेनोल्फथलीन अम्ल में डालने पर उसका रंग कैसा होता है। तो जब आप पढ़े होंगे कि जब अम्ल को एसिड में डाला जाता है और जब वो प्रबल एसिड हो तो वो कैसा वो अपना रंग कैसा कर देता है, रेडिश कर देता है, मतलब लाल हो जाता है। और यदि वो क्षारीय हो, यदि अधिक क्षारीय है तो अपना रंग कैसा कर देता है, गुलाबी ब्लू कर देता है। लेकिन यहाँ पर है कि फेनोल्फथलीन, ये लिटमस पेपर का था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है जब हम उसको अम्ल में डालते हैं। तो जब हम अम्ल में फेनोल्फथलीन को डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है, मतलब कि वो किसी भी तरह का चेंजेशन नहीं लाता है। लेकिन वही हम फेनोल्फथलीन को जब क्षार में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो वो अपने रंग में परिवर्तित करके वो अपना रंग गुलाबी कर लेगा। आई थिंक आपको ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का, मतलब कि तत्वों का वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि तत्वों का वर्गीकरण का वर्तमान में किस चीज के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया। तत्व का द्रव्यमान, मतलब कि उसके मास के आधार पर, मतलब उस एलिमेंट के मास के आधार पर। तत्व का परमाणु संख्या, मतलब कि वो जो तत्व है उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर, या तत्व की भौतिक अवस्था, मतलब कि जो उसकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर, या तत्व की संयोजकता, मतलब कि जो उसकी वैलेंसी है उसके आधार पर क्या किया गया, तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, किसको बोला जाता है, वर्तमान तत्वों का वर्गीकृत करने वाले कौन थे, तो वो थे मोसले साहब ने। मोसले साहब ने क्या किया था, तत्वों को वर्गीकृत किया गया था। मतलब कि पीरियोडिक टेबल के जो वर्तमान के जो फादर है उनको क्या बोला जाता है, मोसले साहब को माना जाता है। क्यों, और इन्होंने क्या किया था, परमाणु संख्या के आधार पर, मतलब इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे वर्गीकृत कर रहे थे, लेकिन मोसले साहब ही एक थे जो परमाणु संख्या के आधार पे क्या किए थे, तत्वों को वर्गीकृत किए थे। और तत्वों को वर्गीकृत परमाणु की संख्या के आधार पर किए थे। और इसके अलावा ये जो इसमें जो बातें थे उसमें क्षैतिज क्या तत्वों को किस आधार में बातें थे, क्षैतिज में बातें थे और ऊर्ध्वाधर में बातें थे। ऊर्ध्वाधर को भी क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर को ग्रुप बोला जाता है और क्षैतिज को पीरियड बोला जाता है। क्षैतिज को क्या बोला जाता है, क्षैतिज को पीरियड बोला जाता है, क्षैतिज पीरियड बोला जाता है। वही बात करें कि ऊर्ध्वाधर इसको ग्रुप बोला जाता है और इन्होंने ग्रुप बोला जाता है। और ये 36 भागों में कितने बातें थे, तो 36 में 8, 36 18 सॉरी 36 7, 36 में 7 भागों में बातें थे, 36 को पीरियड को 7 में। और वही बात करें कि ग्रुप को 18 भागों में बातें थे। किन्होंने, मोसले साहब ने किसका वर्गीकृत किया था, तो तत्वों को वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व है। मतलब कि इसमें से कौन सा तत्व, मतलब कि कौन सा निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व, मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट एक से अधिक वैलेंसी बनाया हुआ है। संयोजकता का अर्थ क्या होता है, वैलेंसी, मतलब कि इसमें से कौन सा जो तत्व है वो एक से अधिक वैलेंसी बनाया है। कॉपर बनाया है, आयरन, या एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब कि कॉपर आयरन दोनों, या कार्बन। इसमें से कौन सा है जो एक से अधिक संयोजकता बनाया है। एक से अधिक संयोजकता का अर्थ क्या हुआ कि एक से अधिक मतलब कि उसके एक से अधिक मतलब कि उसका दो रूप हो गया। जैसे कि कॉपर का क्या होता है, आयरन का बात करें तो आयरन भी होता है, क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है। आयरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकली में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और उसको किस में बांटा गया है, वो क्यूप्रस में बांटा गया है, क्यूप्रिक में बांटा गया है। उसी तरह बात करें कि जो कॉपर है वो कॉपर का भी संयोजकता 2 होता है, अधिक होता है, 2 से 1 से अधिक होता है। इसको कॉपर को भी
क्यूप्रस और क्यूप्रिक, आयरन को फेरस सॉरी कॉपर को क्यूप्रस और क्यूप्रिक में बांटा गया। आयरन की बात करें तो आयरन को फेरस और फेरिक में बांटा गया। मतलब कि ये दोनों जो है कॉपर और आयरन, ये दोनों का जो है एक से अधिक संयोजकता है। मतलब कि ये दो रूप में, कभी क्यूप्रस में अभिक्रिया करता है तो कभी क्यूप्रिक में, और ये जो आयरन है वो कभी फेरस में करता है तो कभी फेरिक में। जैसे कि कभी कहीं लिखा रहता है Fe3O4 या कहीं लिखा रहता है FeO2। मतलब कि ये दोनों क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों में अभिक्रिया करता है। उसी तरह कॉपर भी दोनों रूप में अभिक्रिया करता है। मतलब कि एक से अधिक, मतलब कि दोनों ऑप्शन क्या है, एक से अधिक विकल्प सही है। मतलब कि ए और बी दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। मतलब कि इसमें से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। इसमें से कौन सा है जो एकल झिल्ली, मतलब कि एक झिल्ली से घिरा हुआ है। मतलब कि कोई भी सेल तीन तरह से घिरा रहता है, एक तो हो सकता है वो एक झिल्ली हो या दोहरी झिल्ली हो, या तो वो एक झिल्ली से घिरा होता है या दो झिल्ली से घिरा होता है या घिरा ही नहीं होता है। तो एकल झिल्ली से कौन कौन घिरा होता है, एकल झिल्ली से बात करें तो एकल झिल्ली से घिरा रहता है लाइसोजाइम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जितना भी है लाइसोजाइम। बात करें लाइसोसोम, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाइसोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है रेटिकुलम, ये सब एकल झिल्ली मतलब कि एक झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अलावा ऐसे भी होते हैं जो एक से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जैसे कि नाभिक, नाभिक की बात करें या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये सब क्या है, नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। और वही बात करें कि एक भी झिल्ली से नहीं घिरा हुआ तो ये जो न्यूक्लियस हो गया, वो न्यूक्लियस एक भी झिल्ली से नहीं घिरा होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा लाइसोजाइम। जो लाइसोसोम है वो एकल झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पत्ती के किनारे के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। मतलब कि जो पत्ती के किनारे से पानी का बूंद गिरता है, अब तो ऐसे भी ठंड का मौसम आ गया है तो ये अभी देखने को ज्यादा मिलता है कि पत्ती का जो किनारा होता है वहां से क्या होता है, पानी का बूंद क्या होता है, निकलता है। उसको क्या बोलते हैं, स्त्राव बोलते हैं, बिंदु स्त्रावन बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं या वाष्पीकरण बोलते हैं। तो आपको याद होगा, यदि आप हर एक वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो यदि आप हर वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर ये क्वेश्चन आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को लगाए थे और इसमें भी आ गया, इसलिए हम इससे इंगित कर दिए हैं कि आपको याद रहे। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंद का स्त्राव को क्या बोलते थे, उसको बिंदु स्त्रावन बोलते थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बिंदु स्त्रावन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो ब्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेशन, ब्यूटेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, ये ज्यादातर रात्रि के समय में होता है। रात्रि के समय में, यदि रात्रि के समय में होता है और किस जगह पर होता है, जब पौधे को पानी अधिक मात्रा में मिलेगा। जब पौधे को अधिक मात्रा में पानी मिलता है तो क्या करता है, वो पानी को वाष्प उत्सर्जित नहीं कर पाता, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन का काम कब होता है, वाष्प उत्सर्जन का काम दिन में होता है। और वो किसके माध्यम से करता है, वो स्टोमाटा के माध्यम से करता है। और उसको क्या बोलते थे, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, ब्यूटेशन का बात, गुटेशन, सॉरी ब्यूटेशन नहीं, गुटेशन कहते हैं इसको गुटेशन बोलते हैं।
पानी के स्त्रावन को क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं। और ये कब होता है? रात के समय में होता है या ठंडे के मौसम में क्या होगा? ठंडी के मौसम में जब धूप नहीं निकलेगा और पेड़ पौधे अधिक पानी को स्त्रावन कर लेंगे, उसके अंदर ज्यादा अधिक पानी आ जाएगा, तो क्या करेगा? वो पानी को किसी तरह से निकालना चाहेगा और वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकाले या बिंदु स्त्रावन गुटेशन के माध्यम से निकाले। तो वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन में अंतर क्या है? तो उस दिन भी बताए थे और आज भी हम बता रहे हैं, जो बिंदु स्त्रावन होता है इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ पौधे के लिए होता है वो सभी पानी के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन जब वाष्पो उत्सर्जन होता है तो वाष्पो उत्सर्जन में सिर्फ शुद्ध जल, मतलब कि सिर्फ जल निकलता है, इसके अलावा किसी भी तरह के न्यूट्रिशन नहीं निकलता। पेड़ सारा सोख लेता है और निकाल देता है, लेकिन ऐसा गुटेशन में नहीं होता है। दूसरा अंतर की बात करें तो गुटेशन रात्रि में होता है या सूर्य के उपस्थिति में अनुपस्थिति में होता है। लेकिन बात करें कि वाष्पीकरण, तो ये सूर्य के उपस्थिति में होता है और ये स्टोमाटा के माध्यम से होता है। ये पत्ती के, और ये क्या चीज है? ये पत्ती के किनारे जो ब्लेड साइड का होता है, मतलब ब्लेड की तरह दिखता है धारदार, वहां से होता है बिंदु स्त्रावन। सो आपको बिंदु स्त्रावन और वाष्पीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा। और यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? मतलब कि जो कीटनाशक है वो आमतौर पर किस पर काम करता है? पेशी प्रणाली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या संचार प्रणाली। अब कीटनाशक क्या होता है? कीटनाशक मतलब कि जितने भी कीटे, छोटे छोटे जो कीटनाशक कीटाणु है उसको नाशक, मारने वाला। नाशक का अर्थ क्या हो गया? मारने वाला। मतलब कि जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया है, कीटाणु है जो हमारे पेड़ पौधे को हानि पहुंचा रहे हैं, उसको मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कीटनाशक का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? मतलब कि जब हम कीटनाशक को पेड़ पौधे पर छींटे, मतलब कि जब हम अपने खेतों में कीटनाशक को छींटे तो वो उस कीट पर किस पर काम करता है? उसको किस पे, उसके किस अंग पे प्रभाव करता है? पेशी प्रणाली पर, पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर या संचार प्रणाली पर। तो जितने भी कीटनाशक होते हैं उसमें आमतौर पर, मतलब कि ज्यादातर जितने भी कीटनाशक होते हैं वो तंत्रिका तंत्र पर, मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। और तंत्रिका तंत्र के काम न करने पर क्या होता है? वो किसी भी तरह का तंत्रिका तंत्र क्या है? वो उसको सिग्नल देता है, और यदि वो उसके सिग्नल देगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? वो किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। इसके अलावा भी पेशी प्रणाली, पाचन तंत्र और संचार प्रणाली लेकिन पेशी प्रणाली या उसके स्किन को ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से उसके तंत्रिका तंत्र को ही उसको कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका शरीर को लकवा मार देता है, उसका बॉडी शरीर से काम नहीं कर पाता है और उसको किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो बॉडी, यदि हमारे ही बॉडी को किसी बॉडी में सिग्नल नहीं मिलता तो क्या होता है? वो बॉडी अंग काम नहीं करने लगता है। उसको आमतौर पर क्या बोलते हैं? लकवा मार देना। तो उसका बॉडी को यदि तंत्रिका तंत्र ही कार्य नहीं कर रहा था, क्या करेगा? वो बॉडी उसका वर्क नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगा तो उसका बॉडी में क्या मार देगा? लकवा मार देगा, और वो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन्स। यदि आप इससे पहले वाले सेट लगाए होंगे, मतलब कि सेट 7, तो ये क्वेश्चन सेट 7 में भी पूछा गया था और इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो गया कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? कि क्या क्या था उसमें? एथिलीन था, ऑक्सिन था, जिबरेलिन था और साइटोकाइनिन था। हम लोग क्या पढ़े थे? एथिलीन पढ़े थे जिसका फॉर्मूला था C2H2। वहां पे क्या दिया था? दोनों में क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया? इससे पहले, मतलब कि इससे पहले जिस ईयर में क्वेश्चन आया होगा सेट 7 वाला, उसमें ऑप्शन में C2H2 दे दिया गया था और इसमें क्या किया? क्वेश्चन को चेंज ना करके उसी के C2H को हिंदी में नाम लिख दिया, एथिलीन लिख दिया, और एथिलीन लिखकर एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे क्या करता है? क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश या हल्का घुमा देता है और उसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। यदि आप सारे सेट के वीडियो को देख लेते हैं, हम इसी सीरीज में 30 सेट का वीडियो लगाने वाले हैं, और यदि आप 30 सेट लगा देते हैं तो आई थिंक आप एग्जाम में 20 में से 20 जरूर ले आएगा। यदि 20 नहीं आता है तो 18 तो जरूर आएगा, 18 से कम नहीं आ सकता यदि आप सारे वीडियो देख के जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। अब एथिलीन क्या होता है? एथिलीन एक तरह का हार्मोन है
जो सिर्फ पादप मतलब कि पादप में ही निकलता है। मतलब पादप किसको बोलते हैं? पेड़ पौधे में, सिर्फ ये पेड़ पौधों में निकलता है। और ये क्या करता है? ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। इसके अलावा भी हम कृत्रिम रूप से भी हम फल को पकाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी बात की, जिसको कार्बाइड बोला जाता है। और कार्बाइड का उपयोग 2011 में सरकार बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि कार्बाइड हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसको वो प्रभावित कर रहा था, उसको वर्क करने नहीं दे रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। तो फल को पकाने के लिए अब दूसरा माध्यम, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो पकाने में काम आता है पादप हार्मोन में, तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने, लेमार्क ने, ओपिरेन ने, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन है जिन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब को लिखा था? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम लिखने वाले डार्विन साहब थे। और वो पेड़ पौधे और अति के बारे में, मतलब कि जो पेड़ पौधे का नॉलेज होता है उनके बारे में वो अधिक जानते थे। और वो एक साइंटिस्ट थे, मतलब जो डार्विन साहब थे, जिनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था। उन्होंने 1869 में भी 1869 में, हम कंफर्म नहीं है, बट 1869, यदि आप गूगल भी कर सकते हैं कि कब 1869 में भी है, उसमें क्या किए थे? उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन चाल मतलब कि चाल का मात्रक नहीं हो सकता? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या सेकंड प्रति मीटर। तो चाल का फॉर्मूला मात्रक क्या होता है? चाल बराबर दूरी अपॉन दूरी अपॉन समय। दूरी अपॉन समय। दूरी को किस में लिखते हैं? दूरी को मीटर में नापते हैं और इसको सेकंड में नापते हैं। मीटर को हम किस में लिख सकते हैं? मीटर को हम, यदि हमको मीटर को किसी लंबे दूरी को नापना है, मतलब कि यदि कोई लंबा दूरी को नापना है तो हम किस में नापते हैं? लंबे दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। या मीटर से छोटा नापना है तो मीटर से छोटा हम क्या नाप सकते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? सेकंड प्रति मीटर, मतलब कि उल्टा दे दिया गया है। सेकंड ऊपर दे दिया है और मीटर नीचे दे दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं हो सकता। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता? तो चाल का मात्रक कौन नहीं हो सकता है? चाल का मात्रक सेकंड प्रति मीटर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चंद्रमा है उसके सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है। मतलब कि चंद्रमा के नजदीक में दो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु गिर रही है, तो क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग समान रहेगा। किसी भी क्षण क्या रहेगा? उनका वेग समान रहेगा। उनके जड़त्व में परिवर्तन नहीं आएगा। जड़त्व को फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उनका त्वरण अलग अलग होगा, उनमें समान परिमाण के बल अनुभूति होगी। तो क्या कह रहा है कि चंद्रमा के जो सतह है उसके नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की मुक्त रूप से कोई वस्तु को गिरा रहा है, तो उसके क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? उसका वेग समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारामीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब झुकी हुई हो, मतलब कि एक पारा बैरोमीटर है, पारा बैरोमीटर, उसमें यदि पारामीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब झुकी हुई हो तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी या पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगी, या पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगी, या एक से अधिक विकल्प सही है। मतलब कि इसमें एक से अधिक विकल्प सही है, ऑप्शन डी में बोल रहा है। तो बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय अति को नापने के लिए, वेग को नापने के लिए हम लोग
एक बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और यदि क्या कह रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में, यदि पारामीटर में पारायुक्त ट्यूब को हम जब झुकाएंगे, यदि हम ट्यूब को झुकाते हैं तो पारा को इससे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, उस पर क्या लग रहा है, वायवीय दाब लग रहा है। वायवीय दाब के कारण क्या होता है, वायवीय दाब के कारण उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगी। बैरोमीटर के पारामीटर में पारायुक्त के ट्यूब को झुकाने से बैरोमीटर में किसी भी तरह का क्या होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है, मतलब कि जो ध्वनि तरंगे, जो हमारा साउंड है, वो तीव्र गति से कहाँ गमन करती है, सॉलिड, ठोस में, द्रव, लिक्विड में, गैस या निर्वात। निर्वात किसको बोलते हैं, जहां हवा हो ही ना, उसको निर्वात बोलते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी के बाहर वायु, हमारे जो पृथ्वी के बाहर है, चंद्रमा या जितना भी, वो क्या है, निर्वात है, मतलब कि वहां किसी भी तरह का हवा ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन कहाँ करती है, जो ध्वनि तरंगे हैं वो सॉलिड में स्पीड में गमन करती है, या लिक्विड में करती है, या गैस में करती है। तो जो ध्वनि तरंगे है वो एक माध्यम में, ध्वनि तरंगे को, जो ध्वनि तरंगे हमारा जो साउंड का वेव है, उसको गमन करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसको माध्यम की जरूरी है। और माध्यम क्या होगा, सबसे अधिक माध्यम कहाँ मिलेगा, उसको सॉलिड में मिलेगा, उसके अलावा लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। और निर्वात में तो ध्वनि तरंग, मतलब कि निर्वात में आप यदि किसी भी शब्द को बोलते हैं तो क्या होगा, वो किसी को सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे जो साउंड वेव है उसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरी होती है। और जो निर्वात है उसमें ऑक्सीजन है, कोई हवा है ही नहीं, तो वो एक जगह से दूसरा जगह गमन कर ही नहीं सकता। अब बात करें गैस में, तो गैस एक माध्यम के रूप में कार्य आ जाता है, लेकिन सॉलिड में, लिक्विड और गैस की तुलना करें तो सबसे अच्छा गमन किस में होता है, सॉलिड में होता है। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की, तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि जो पूर्वी तट है, यदि हम इंडियन मैप की बात करें, यदि हम इंडियन मैप की बात करें तो ये पूर्वी तट कौन हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ, एंड ये हो गया साउथ। तो पूर्वी तट किधर होगा, पूर्वी तट यही क्षेत्र होगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्वी तट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करा कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, बलुआई मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र के कुछ भाग, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। वो भी जो हमारे पुराने जो पहाड़ थे उसके टूटने से, या जब हमारा जो अति था वो टकराया था, टकराने के बाद ज्वालामुखी फूटा था, तो उसके बाद क्या निकला था, वहां काली मिट्टी निकला था। लाल मिट्टी भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है, और बलुआई मिट्टी तो राजस्थान साइड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि डेल्टाई भाग में पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब वहां पे जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आया, तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो वहां जलोढ़ मिट्टी का आने का कारण हुआ कि जितनी भी तरह की नदियां होती है, वो बात करें कि वो कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, या ये हमारा गंगा नदी, ये सब क्या होती है, अपनी जितनी भी नदी अपने साथ बालू और जितने भी अति होती है उपयोगी पदार्थ, मतलब कि मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर को क्या करती है, उठा कर लेके चले जाती है, और वहां पे क्या कर देती है, बिछा देती है। उससे वहां की मिट्टी कैसी हो गई है, जलोढ़ मिट्टी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि ये भी क्वेश्चन सेट नंबर 7, मतलब कि कल के सेट में आया था, और ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मतलब कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन को क्या कर रहा है, उठाकर दूसरे एग्जाम में दे रहा है। तो ओजोन परत किससे बना है, O3, मतलब कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है, और ओजोन परत बनता है। और ऑक्सीजन के वही O2 को क्या करते हैं, हम सांस के रूप में लेते हैं।
और ऑक्सीजन जब भी रहता है तो वो दो मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल तो रहता नहीं है। तो ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CFC। और CFC कहां से निकलता है? CFC मुख्य रूप से AC या रेफ्रिजरेटर मतलब कि AC और फ्रिज से मुख्य रूप से ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल कर कहाँ जाता है? हमारे वायुमंडल में जाता है। और वायुमंडल में जाने के बाद सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों के मिलने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन, फ्लोरीन सब अलग हो जाते हैं। और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, मतलब कि O3 से अभिक्रिया कर लेता है। और O3 से रिएक्शन करने के बाद O3 को क्या करता है? O3 को O2 और O में O2 और O में तोड़ देता है। और O2 और O में तोड़ने के कारण क्या हो जाता है? O2 और O में तोड़ने के कारण ये हमारा जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, ओजोन परत की हानि हो रही है। तो मुख्य उत्तरदायी कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मतलब कि जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इससे पहले वाले सेट नंबर 7 में क्वेश्चन आया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, और तो वो था 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, लंदन में हुआ था, या इनमें से कहीं नहीं हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग का है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र का नाम है जोहान्सबर्ग। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है, जगह है। उस जगह का नाम क्या है? जोहान्सबर्ग। उसी जोहान्सबर्ग में 2002 में क्या हुआ था? 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय क्या बोला जाता है उसको, सॉरी बोले, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि हम किसी भी तरह के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वो कोयला हो गया, गोल्ड हो गया, या किसी भी तरह के वो चूना पत्थर हो गया, मतलब कि प्राकृतिक द्वारा जितने भी हमें दिए गए संसाधन है, खदान है, उसको हम कुछ इस तरह से उपयोग करें कि जो हमारा पूर्वज है, मतलब कि पूर्वज बोले आने वाला समय है, मतलब कि हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम बचा के रखें। नहीं तो सारा संसाधन का उपयोग हम लोग ही कर लेंगे तो उन लोगों के लिए क्या बचेगा? तो इसी को देखते हुए और इसी को नजर में रखते हुए क्या किया गया? सतत पोषणीय विकास का एक लाया गया। और इसकी इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल सतत पोषणीय विकास को बोला जाता है सस्टेनेबल सतत पोषणीय। और वही प्रथम जो प्रथम हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? सतत पोषणीय निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सेट नंबर 6 में आया था और ये फिर से क्वेश्चन में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन वैसा ईंधन जो हमको जीवाश्म मतलब कि जीव द्वारा प्राप्त होता है। वो कोयला है, थर्मल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या बायोगैस है? इसमें से कौन सा है जो जीवाश्म ऊर्जा है? तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे तो कौन था? कोयला था। कोयला क्या है? जीवाश्म ऊर्जा है। मतलब कि पेड़ पौधे के जमीन में धंस जाने के बाद और उसके बहुत दिन तक रहने के बाद वो क्या हो गया? वो रूपांतरित होकर किसका रूप ले लिया? कोयले का रूप ले लिया। वही जब जीव जंतु अंदर गया, वही उसका जो वो जब चेंज हुआ तो वो रूपांतरित लेके किसका भाग लिया? तो वो पेट्रोल डीजल जो निकलता है उसी का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻20 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। मतलब कि कोई चालक है, उसे प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10⁻20, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 16 एम्पियर होगा कि 10 एम्पियर होगा, या 10.2 इंटू 10⁻⁻70 एम्पियर होगा, या 60 एम्पियर होगा, एम्पियर होगा। तो किसी चालक में क्या होगा इसमें से। तो हम बात करें कि क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। और क्यू क्या कहते हैं, क्यू का अर्थ क्या होता है, चार्ज। चार्ज कितना होता है, चार्ज का मान कितना पढ़े 1.6। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे कितना दिया है 10⁻20, हो जाएगा 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है अलग से होकर प्रति सेकंड। सेकंड मतलब कि 1 सेकंड, सेकंड मतलब कि 1 ही दिया हुआ है। और यदि हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यदि हम इसको से इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विभवांतर मतलब विभवांतर जो होता है वो वोल्टेज को किससे नापते हैं, तो वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वही बात करें कि धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। किसको, धारा को मापने के लिए। वही बात करें कि वोल्टेज को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है। और वो लास्ट प्रश्न क्या है, लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, या 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, या 1/v - 1/u इक्वल टू 1/2f, या d 1/v + 1/u इक्वल टू 1/2r। तो लेंस का सूत्र 1/v - 1/u इक्वल टू 1f होता है। वही बात करें कि दर्पण का सूत्र, यदि दर्पण सूत्र पूछा होता तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब दर्पण सूत्र कितना होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये किसका सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो आज हम क्या किए, आज हम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज हम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आज हम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और सो अब हम नेक्स्ट सेट में, मतलब कि सेट 9 में भी हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेट में। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।